दो नावों में सवार होने वाले अक्सर डूब ही जाया करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ ज्योति के साथ। वो दो नावों में सवार थी और आखिरकार वो डूब ही जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसके सामने जेल की सलाखें होती हैं। एक तरफ उसका प्रेमी था, एक तरफ उसका पति था। इन दोनों में से उसे एक चुनना था और एक को मौत के घाट उतारना था। आखिरकार ज्योति को जिंदगी उसकी ऐसे मोड़ पर लेकर आती है जहां वो ये फैसला ले लेती है कि अब जीना है तो एक के साथ और एक का किस्सा खत्म करना होगा। तो किसकी हुई मौत और कौन बचा? प्रेमी मरता है या पति मरता है? तो यही है आज की कहानी, जिसमें एक तरफ प्रेमी है और एक तरफ पति है। अक्सर हमने आपने ऐसी कहानियों में कई बार देखा है कि जो ऐसे प्यार, इश्क, मोहब्बत और बेवफाई के जो किस्से होते हैं, जो सच्ची घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पर इंसान को मजबूर ही कर देते हैं कि वो एक ऐसा कदम उठा लेता है कि वो कातिल बन जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी सलाखों के पीछे चली जाती है। तो क्या है ये पूरी कहानी और कब की है ये घटना? आइए मैं आपको तफसील से सुनाता हूँ। तो आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लेकर। मेरा नाम है अंशु खान। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले की है। इस ज़िले के पास में एक गांव पड़ता है, एक कस्बा पड़ता है, सुकोहाबाद। उस सुकोहाबाद में एक गांव है दिकतौली। दिकतौली के पास में एक प्रतापपुरा रोड है। उस रोड के किनारे कुछ गांव वाले अपने पशुओं को, अपने जानवरों को वहाँ पर चरा रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे का वक्त था। तभी एक ग्रामीण की नज़र सड़क किनारे एक खंदी बनी होती है, उसमें पेड़ के नीचे एक बोरी पर पड़ती है। जब वो गहराई से उस बोरी की तरफ देखता है तो उसमें से खून रिस रहा होता है। उसे ये समझते देर नहीं लगी थी कि इस बोरी में किसी न किसी की लाश है। वो तुरंत अपने आसपास के लोगों को बुलाता है। सब लोग उसके पास आते हैं। अब सबको ये समझ में आ चुका था कि ये मामला जो है ये पुलिस का है और उस बोरी के अंदर लाश है। तभी सिकोहाबाद थाने में फ़ोन करके इस मामले की, इस घटना की सूचना दी जाती है। सूचना पाकर वहाँ के जो एसएचओ साहब प्रदीप कुमार होते हैं, कुछ पुलिसकर्मियों के साथ में घटनास्थल पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं। देखते हैं कि वहाँ पर एक बोरी में शव पड़ा हुआ है। 2 बोरियां लिपटी हुई हैं। एक बोरी सिर की तरफ से पहनाई गई है लाश को और एक बोरी जो है पैरों की तरफ से चढ़ाई गई। यानी कि 2 बोरियां हैं, उनको एक को सिर की तरफ से चढ़ाया गया था और एक को पैर की तरफ से। ये उस लाश को देखकर पता चल रहा था। और शरीर का, लाश का जो बीच का जो हिस्सा था उसको बेडशीट से लपेटा गया था। फिर उसके बाद में उन बोरियों को हटाया गया, लाश को बाहर निकाला गया। तो लाश एक आदमी की थी, एक युवक की, जिसकी उम्र 32 या 33 साल रही होगी। हट्टा कट्टा युवक था। उसने काले रंग की शर्ट व सफ़ेद रंग की पैंट पहनी हुई थी और पहनावे से ऐसा लग रहा था, उसके कपड़ों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी अच्छे परिवार से ये ताल्लुकात रखता है। उसके सिर पर गहरी चोट थी जिससे खून रिस रहा था और उसकी लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इसका कत्ल जो है, इसकी हत्या जो है, ये कुछ ही घंटों पहले की गई है। मतलब ये लाश जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि लाश से जिस हिसाब से खून बह रहा था तो वो ताज़ा लाश लग रही थी। इसके अलावा शरीर पर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। सबकी जो लाश की जो कलाई थी, बाएं हाथ की कलाई, उस पर एक घड़ी बंधी थी और कलाई पर लिखा था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था बबलू सिंह, और दाएं हाथ पर ओम गुदा हुआ था, जो कि अमूमन बहुत से लोग ऐसा
गुदवाते हैं, लिखवाते हैं। साथ में ही उसकी कलाई पर मोली व काला धागा बंधा हुआ था और उसके गले में काले मोतियों की माला थी। अब ये लाश का निरीक्षण किया गया, सब कुछ देखा गया, समझा गया। उसके बाद में इस घटना की जो जानकारी थी वहाँ के जो सीईओ थे देवेंद्र सिंह, उनको मिलती है। जानकारी पाते ही वो भी घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। अब इस खबर को सुनते ही आसपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब उस भीड़ से पुलिस ने लाश की शिनाख्त करने की बहुत कोशिश की कि किसी से पता चल सके कि ये कौन युवक है और ये इसके बारे में कुछ पता चले तो आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन तमाम भीड़ थी, उसमें से कोई भी उस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि वो किसी की जान पहचान का नहीं था। इतना सब होने के बाद में पुलिस को लगा कि ये जो मृतक है, जो युवक है, ये कहीं बाहर का रहने वाला है और उसकी हत्या जो है वो कहीं और की गई है और हत्या कर लाश जो है किसी वाहन से, किसी गाड़ी से यहाँ पर लाई गई है और उसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और ये रात के समय हुआ है ये सब कुछ। अब पुलिस के सामने एक सवाल ये था कि आखिर ये कत्ल क्यों हुआ है, और उससे पहले ये सवाल था कि जो मकतूल है, जो मृतक है, वो कौन है, उसकी पहचान कैसे कराई जाए। इसके बाद पुलिस ने सब जगह पता करना शुरू किया, आसपास के थानों में पूछताछ की कि किसी के गुमशुदा होने की कोई रिपोर्ट दर्ज हो। 32-33 साल का कोई युवक है जिसकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हो, तो पुलिस को उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा। अब इस मामले का जो जिम्मा था वो खुद एसएचओ प्रदीप कुमार जी ने अपने हाथ में ले रखा था। उनके साथ में ही जो वहाँ के एसएसपी आशीष तिवारी व एसपी ग्रामीण कुंवर रणविजय सिंह जी जो थे, इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का जो है ब्यौरा बड़ी निगरानी से, बड़ी बारीकी से किया। और सीओ देवेंद्र सिंह के निर्देशन में जो मकतूल है, मृतक है, उसके फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर शिनाख्त के लिए शेयर किया गया, ताकि सोशल मीडिया पे आजकल हर कोई एक्टिव रहता है। किसी को पता चले, कोई इसको जानता हो, पहचानता हो, तो वो उसको पहचान सके और उसके बाद में उसकी कुछ शिनाख्त हो सके। अब सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ जो है शेयर कर दिए गए हैं। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत का कारण जो था वो सिर पर गंभीर चोटें थीं और चोटों से जो घाव थे उनसे अत्यधिक मात्रा में खून का बह जाना बताया गया। और जो फ़ोटोज़ वगैरह थे सोशल मीडिया पर भी गए, उसके बाद में आसपास के जो थाने थे, ज़िले के जो थाने थे, वहाँ पर भी गए। यहाँ तक अभी तक पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया, उसकी शिनाख्त नहीं हुई, पहचान नहीं हुई, तो आखिरकार लाश का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद एसपी साहब ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम बनाई। इस टीम में एसएचओ प्रदीप कुमार, एसआई पुष्पेंद्र कुमार, अंकित मलिक, विक्रांत तोमर आदि शामिल थे। अब इस टीम का काम ये था कि जल्द से जल्द हत्यारों का पता लगाया जाए। अब पुलिस अपनी पूरी छानबीन, जांच पड़ताल बड़ी बारीकी से कर रही है, कैसे भी करके कुछ पता चले। तभी 19 नवंबर 2022 को सुकोहाबाद थाने में कुछ लोग पहुंचे और बताया कि उन्होंने जो सोशल मीडिया पर जो एक फ़ोटो जो अपलोड किया गया था, शेयर किया गया था, उससे जानकारी मिली है कि 14 नवंबर को एक युवक का बोरी में बंद लाश मिली थी, जिसकी कलाई पर बबलू सिंह गुदा हुआ था। अब यहाँ से पुलिस को थोड़ी सी उम्मीद जगी, एक आशा जगी कि कोई आया है, शायद उसको पहचानता हो। तो पुलिस ने जो लोग आए हुए थे वहाँ पर, उनको जो अज्ञात लाश जो थी उसके कपड़े, घड़ी, माला, जो मोतियों की माला थी, वो सारी चीज़ें दिखाई। तो उन्होंने बताया कि उसमें एक व्यक्ति था, अभय सिंह नाम था जिसका। उसने बताया कि ये उसके भाई बबलू की लाश है और ये उसका भाई बबलू है
जिसकी मौत हुई है। और ये बबलू जो है ये मरहिया थाना लोरिया जिला पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला है। अब ये जानकारी पुलिस को बड़ा चौंकाने वाली थी कि लाश की शिनाख्त तो हुई है और जो आया है व्यक्ति बता रहा है कि मरने वाला उसका भाई है, लेकिन ये जो मरने वाला व्यक्ति है ये बिहार का रहने वाला है। अब बिहार और सिकोहाबाद, फिरोजाबाद के पास में जो सिकोहाबाद पड़ता है यूपी में, इसमें काफ़ी लंबा फासला है, काफ़ी दूरी है। और ये कोई मतलब ऐसी स्टेट भी नहीं थी कि जहां आमतौर पर लोग काम काज या नौकरी की तलाश में जाते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई या हरियाणा, गुड़गांव जैसी जगह पर जाते हैं। तो अमूमन देखा जाए तो बिहार और बंगाल से लोग यहीं पर आकर जॉब वगैरह करते हैं, कामकाज करते हैं। लेकिन ये रूट बड़ा उल्टा पड़ रहा था पुलिस के लिए कि बिहार का रहने वाला व्यक्ति है, फिरोजाबाद जैसे एक छोटा सा शहर मान सकते हैं हम उसको, आगरा के पास में पड़ता है, छोटा सा शहर है, कोई ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है। उसके पास में फिर एक छोटा सा कस्बा है सिकोहाबाद। और ये फिरोजाबाद जो है चूड़ियों के मामले में मशहूर है। यहाँ पर चूड़ियों का कारोबार होता है, चूड़ियाँ बनती हैं और पूरे भारत देश में यहीं से जाती हैं, सप्लाई होती हैं। तो पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि चलो ये व्यक्ति है, शायद किसी चूड़ी के कारखाने में काम करता हो, इस वजह से यहाँ पर वो आया हो फिरोजाबाद साइड में। तो पुलिस इस मामले की अब कड़ियाँ जोड़ना शुरू करती है कि ये व्यक्ति इतनी दूर से चलकर यहाँ तक कैसे आया और आखिर इसके कातिल कौन है। तो सबसे पहले पुलिस ने कॉल डिटेल्स के माध्यम से जांच पड़ताल करना उचित समझा। तो जो मकतूल था उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, उसकी लोकेशन को पता किया गया। तो 13 नवंबर को सिकोहाबाद के मैनपुरी चौराहा स्थित मोहल्ला ओम नगर में आकर उस व्यक्ति का फ़ोन बंद हो जाता है और उसके बाद उसका फ़ोन ऑन नहीं होता है और कोई दूसरी लोकेशन नहीं दिखती है। अब पुलिस के सामने एक सवाल ये था कि जो फ़ोन बंद हुआ है ये ओम नगर में हुआ है, सिकोहाबाद में, तो ये व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा कैसे। मृतक के घर वालों ने बताया कि बबलू वेल्डिंग का काम करता था, जिसके चलते हुए उसे कभी सिकोहाबाद तो कभी इटावा आना जाना रहता था और वो वहाँ काम करता था। सिकोहाबाद से इटावा भी काफ़ी दूर है। तो पुलिस के सामने अब ये बात थी कि कभी इटावा जाता था और कभी सिकोहाबाद जाता था, लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये मरने वाला जो व्यक्ति है, ये सिकोहाबाद और इटावा इसी दरमियान इसका कामकाज था जो भी था। और बबलू के घर वालों ने बताया कि जो बबलू था वो सिकोहाबाद में रहने वाली एक युवती से अक्सर बातें करता था, उसकी बहुत बातचीत होती थी, काफ़ी देर देर तक बातें करता था। अब पुलिस के सामने एक चीज़ थी कि सिकोहाबाद में एक युवती रहती है और ये व्यक्ति जो है ये सिकोहाबाद और इटावा में इसका कामकाज होता है। और घर वाले भी बता रहे हैं कि उस औरत से, उस युवती से उसकी बात होती है, अक्सर लंबी बात होती है। तो पुलिस को लगता है कहीं ये मामला कोई प्रेम प्रसंग का तो नहीं है। तो पुलिस अपने उस हिसाब से उसकी जांच शुरू करती है। तो कॉल डिटेल्स जब निकलवाई जाती है तो उसमें एक नंबर निकलता है जो कि ज्योति का होता है। और ज्योति का जो घर था वो वही था, सिकोहाबाद के पास स्थित जो मोहल्ला है ओम नगर, वहाँ पर घर था। और कॉल डिटेल्स में पुलिस को पता चलता है कि काफ़ी लंबी बातें होती हैं इन दोनों के बीच में। अब पुलिस को समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे, इस कत्ल के पीछे ज्योति का हाथ है। अब पुलिस जो है ज्योति के घर पहुंचती है ओम नगर में। पता चलता है कि ज्योति जो है वो शादीशुदा है और तकरीबन 6 महीने पहले उसकी शादी हुई है और वो अपनी ससुराल में रहती है। तो पुलिस यहाँ से ज्योति का जो भाई होता है शेखर उर्फ ब्रजेश, इसको हिरासत में ले लिया जाता है। ज्योति की उम्र थी 25 साल। अब ज्योति हाथ में नहीं आई है, ज्योति के भाई को हिरासत में ले लिया गया है। अब ज्योति की तलाश है। तो उसके भाई को लेकर ज्योति उसके ससुराल पहुंचती है, जहां पर से ज्योति को गिरफ्तार किया जाता है शक के आधार पर।
और उसके बाद ज्योति से जो है कड़ी पूछताछ होती है। पहले तो ज्योति बहुत नानुकुर करती है, इधर से उधर गोल मोल बातें घुमाती है, लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार ज्योति जो है वो टूट जाती है। और टूटने के बाद में जब वो अपना जुर्म कबूल करती है तो जो कहानी निकल कर गई सामने वो यकीनन चौंकाने वाली है। ज्योति ने जो अपना जुर्म कबूल किया तो उसने पुलिस को बताया कि इस हत्याकांड में उसका पति बॉबी व देवर राजकुमार ये दोनों भी शामिल हैं। ज्योति के बयान पर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया और इन जो आरोपी थे इनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में जो इस्तेमाल किया गया था लोहे का सरिया, पाइप वगैरह, और इन्होंने लाश को फेंकने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए एक टाटा मैजिक लोडर वाहन का इंतजाम किया था और इनके पास से बबलू का आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन ये सारी चीज़ें बरामद की। ज्योति जो है सुकोहाबाद की रहने वाली होती है, ओमनगर की, 25 वर्ष इसकी उम्र होती है। इसी ज्योति का एक रिश्तेदार होता है कासगंज में। तो जो रिश्तेदार होता है वो राजस्थान के भिवाड़ी में काम करता था और वहीं पर उसके साथ में ही एक बबलू नाम का व्यक्ति भी काम करता था। दोनों लोग हम उम्र थे, एक साथ काम कर रहे थे, गहरी मित्रता हो गई। तो जो व्यक्ति था, जो कासगंज का, जो ज्योति का रिश्तेदार था, वो एक दिन ज्योति का नंबर बबलू को दे देता है। बबलू उस पर कॉल करता है, बात करता है। तो शुरुआत में जब फ़ोन आता है ज्योति के पास में पहली बार, तो ज्योति थोड़ा नाराज़ होती है कि तुम कौन हो, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तो बबलू कहता है कि जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उन्होंने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। तो वो कहती ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब वो सिलसिला धीरे धीरे वो मोबाइल फ़ोन पर जो बातें हो रही हैं, फिर लंबी लंबी बातें हो रही हैं, फिर वो बातें प्यार में बदल जाती हैं। अब प्यार में बदली हुई बातें जो हैं उन्हें मुलाकात में भी बदलना है। तो ज्योति अक्सर बबलू को राजस्थान से सुकोहाबाद बुलाती थी, वहाँ उसके साथ वक्त गुजारती थी और इन दोनों की मुलाकातें जो हैं वहाँ के एक गेस्ट हाउस में होती थी। अब इनके बीच में एक प्रेम प्रसंग चल रहा है, शारीरिक रिश्ते कायम हो रहे हैं, एक दूसरे से प्यार, इसकी मोहब्बत किया जा रहा है। उसी दरमियान जब इनके साथ में ये सब कुछ हो रहा है, एक दूसरे के साथ ये वक्त गुजार रहे हैं, तो बबलू ने ज्योति के कुछ अश्लील वीडियो बना लिए थे और अपने पास रखे हुए थे। अब इधर जो ज्योति थी सुंदर थी, ज्योति की सुंदरता में बबलू जो था वो पागल था, वो उसे बेइंतहा प्यार करता था, वो उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन ज्योति के लिए ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ एक खेल था, क्योंकि ज्योति को बबलू एक एटीएम मशीन की तरह लगता था। वो उससे महंगे महंगे तोहफे लेती थी, अपनी हर फरमाइश पूरी करती थी और जो बबलू था वो भी जमकर ज्योति के ऊपर पैसा लुटा रहा है, खर्च कर रहा है, क्योंकि वो ज्योति से प्यार करता है। अपनी सारी कमाई जो है ज्योति पर लुटा रहा है और ज्योति उसे किसी एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रही है। इनके बीच ये सिलसिला अक्सर चलता रहा, मुलाकातें बढ़ती रही, सब कुछ ठीक होता रहा। बबलू जो है अपना पैसा इसके ऊपर लुटाता रहा। लेकिन तभी ज्योति की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है। हालांकि ज्योति जो है वो बबलू को तो सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, उसे तो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ बितानी थी। तो वो जो ज्योति होती है वो शादी कर लेती है। वही सुकोहाबाद में एक जगह है, वहाँ के रहने वाले एक बॉबी से उसकी शादी हो जाती है। अब ज्योति के हस्बैंड को इधर कुछ नहीं पता है कि उसका किसी से कोई रिश्ता था, कोई संबंध था। इधर जो बबलू था उसे भी कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक फ़ोन पर बात करने वाला एक आशिक था जो सिर्फ फ़ोन पर बात करता था और बाहर रहता था। कभी कभार 1-2 दिन के लिए आता था, ज्योति के साथ में मौज मस्ती करता था, अपना वक्त गुजारता था, चला जाता था। लेकिन ज्योति के जो इरादे थे या उसकी जो फितरत थी
वो उससे वाकिफ़ नहीं था। उसे लगता था कि ज्योति सिर्फ उसी की है। इस बीच अक्सर जो बबलू था वो ज्योति से कहता था कि मुझे तुमसे शादी करनी है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम शादी कर लेंगे। वो किसी भी कीमत पर ज्योति को खोना नहीं चाहता था, बेइंतहा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन ज्योति हमेशा उसे टाल मटोल करती थी और हमेशा बातें बनाती थी, शादी के नाम से कहीं ना कहीं बातें घुमा दिया करती थी। तो इसी तरह से इनकी ज़िंदगी चल रही थी, इनका रिश्ता चल रहा था। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है कि ज्योति की शादी हो जाती है। अब इधर ज्योति दो नाव में सवार है। एक तरफ उसका जो पूर्व प्रेमी है उससे भी संपर्क चल रहा है फ़ोन पर, इधर शादी हो चुकी है, एक पति है, एक परिवार है, उसको भी देखना है। तो ज्योति के लिए जो टाइम पास या मौज मस्ती का जो साधन था, जो एटीएम मशीन था बबलू, वो कहीं ना कहीं अब ज्योति को बोझ लगने लगता है और ज्योति उससे पीछा छुटाना चाहती है। और बबलू जो है इस सब से पीछा छुटाना नहीं चाहता है, वो ज्योति को पाना चाहता है। और हकीकत यही है कि बबलू को तो ये भी पता नहीं है कि ज्योति की शादी हो गई या नहीं। वो तो ज्योति के साथ में शादी करने के सपने सजा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ज्योति की अभी तक शादी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ धोखा जो दे रहा है या जो गेम खेल रहा है वो ज्योति है, क्योंकि दो नाव में सवार है, एक तरफ प्रेमी है, दूसरी तरफ पति है और दो लोगों की ज़िंदगियों के साथ वो खेल रही है। तो आखिरकार आए दिन शादी की बात होती रही इनके बीच में और पानी सर के ऊपर होने लगा। तो ज्योति ने साफ मना कर दिया कि नहीं, वो शादी नहीं करेगी। जब ज्योति ने मना किया तो फिर बबलू ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जो उसके पास में जो उसके अश्लील वीडियो वगैरह थे उनके लिहाज से उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब यहाँ से ज्योति जो है वो डर जाती है और घबरा जाती है। बबलू जो है उसे धमकी देता है कि मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम्हारी इज्जत चली जाएगी और तुम बदनाम हो जाओगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब इधर ज्योति के साथ में क्या है कि ज्योति शादीशुदा है। अब उसको लगता है कि अगर कहीं उसने फ़ोटो और वीडियो जो वायरल कर दिए तो उसके ससुराल में उसके पति के सामने उसकी पोल खुल जाएगी, तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी। बड़ी असमंजस में है, बड़ी उलझी हुई है। आखिरकार हिम्मत करके वो अपने पति बॉबी को सारी हकीकत बताती है कि देखो, शादी से पहले मैंने किसी एक बबलू नाम के आदमी से मेरा प्यार था, इश्क था, और उसके बाद में मेरे संबंध थे। और फिर उसके पास में मेरे कुछ वीडियो हैं, जिन वीडियो से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे धमकी दे रहा है सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए। अब इन सब चीज़ों को सुनकर उसके पति को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो ये सोचता है कि ये घर की इज्जत है, घर की बात है, इसको बाहर रुस्वा नहीं होने देना चाहिए। तो ये प्लान बनाता है कि बबलू को रास्ते से हटाना ही सही रहेगा। अब ये लोग आपस में बैठकर प्लान बनाते हैं, बातचीत करते हैं। तो 13 नवंबर 2022 को ज्योति बबलू को फ़ोन करके बुलाती है और अपने घर बुलाती है मायके में। जब वो घर पहुंचता है उसके बाद उसकी बड़ी खातिर तवज्जो की जाती है, खाना वाना खिलाया जाता है उसको। उसके बाद फिर अंदर जो था एक बेडरूम में उसका बिस्तर लगाया जाता है, वहाँ उसके साथ ज्योति भी है, वक्त गुजार रही है। तभी उसे प्यार इश्क मोहब्बत करते करते उसे कहीं ना कहीं नींद आ जाती है। अब वो गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी मौका देखकर ज्योति अपने पति और देवर को फ़ोन करती है और वो लोग भी उधर उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो गहरी नींद में सो और उसके बाद में उसको वहाँ कत्ल किया जाए। तो जैसे ही उन लोगों के पास में फ़ोन आता है वो लोग दौड़े भागे ज्योति के घर पहुँचते हैं। उसके बाद में एक लोहे का सरिया होता है, बबलू सो रहा होता है गहरी नींद में, उसके सिर पर वार करते हैं। वो गहरी नींद में था तो चीख भी नहीं पाता है, पहले ही बार में उसकी सांसें टूटने सी लगती हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। जब वो मर जाता है उसके बाद 2 बोरियों में उसकी लाश को छुपाया जाता है, भरा जाता है। उसके बाद में ये ज्योति का जो देवर होता है वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर के बाहर एक टाटा मैजिक लोडर गाड़ी लेकर आया था, उसको लेकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, पूरी सड़क सुनसान थी, सन्नाटा था। उस लोडर में उस बोरी को रखा जाता है, लाश को रखा जाता है और सड़क किनारे जो दिखतौली जो जगह थी वहाँ पर फेंक दिया जाता है। उसके बाद ज्योति अपने ससुराल चली जाती है। बबलू को ठिकाने लगा दिया, उसकी लाश को
अब इनको ये लगता है कि इनके रास्ते का कांटा निकल गया है और अब ये अपनी ज़िंदगी चैन और सुकून से जिएंगे। तो वही होता है कि कातिल कितना भी सातिर क्यों ना हो, आखिरकार पकड़ा जरूर जाता है। आए दिन ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, यूट्यूब पर न जाने कहाँ कहाँ लोगों को सुनने को मिलती हैं, और फिर भी उन्हें ये लगता है कि वो कत्ल करेंगे किसी का और पुलिस उन तक नहीं पहुंचेगी, जबकि उनको ये ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर साफ पता चलता है कि कातिल कितना भी चालाक और होशियार क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। तो इस कहानी का मतलब यही था कि दो नाव में सवार होकर अगर सफ़र करोगे तो डूब ही जाओगे। अब इस पूरे कहानी के अंदर मुख्य जो वजह थी वो ज्योति थी। जब उसका प्रेम किसी एक व्यक्ति से चल रहा था तो फिर उसने दूसरे से शादी क्यों की, और यदि शादी भी की है तो अपने प्रेमी को बता देना चाहिए था और प्यार से अपना संबंध जो है उससे ख़त्म कर लेना चाहिए था। लेकिन हर प्रेम कहानी, प्यार, इसकी मोहब्बत और बेवफाई में आखिरकार ये मंजिल क्यों ही मिलती है कि कत्ल कर देना है, हत्या कर देना है, खूनी कहानी रच देना है। आखिरकार लोग उसी मुकाम पर क्यों पहुंचते हैं जहां इनको सिर्फ जेल की सलाखें मिलती हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। देखा जाए तो आज के इस दौर में न जाने कितनी ऐसी चालाक और होशियार ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतें, ऐसी स्त्रियां पड़ी हुई हैं जो किसी के प्यार का मतलब एक ATM मशीन के जैसा समझती हैं। तो मेरा सुझाव सबसे यही है कि ऐसी चालाक और होशियार स्त्रियों से हमेशा बचकर रहें। अगर किसी प्रेम संबंध में हैं तो अपने दिलो दिमाग की सारी इंद्रियां जो हैं उनको खोल कर रखें, क्योंकि पता नहीं कब आपके साथ कौन सा हादसा हो जाए और किसके दिल में और किसके दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। न जाने ऐसी कितनी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं, कुछ आपको सुनाई हैं। प्रेमिका, पत्नियाँ अक्सर ऐसा ही खेल खेल जाती हैं जिसकी मंजिल जेल और सलाखें होती हैं। तो मेरा सुझाव आप सबसे यही है कि ऐसी सातिर हसीनाओं से बच के रहना चाहिए। तो यही थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनकर पता चलता है कि दो नाव में सवार होने वाले अक्सर डूब ही जाया करते हैं। इस कहानी में जो वजह थी वो वही थी, लालच, धोखा, फरेब, बेवफाई, जालसाजी और फिर खूनी कहानी। आसपास बहुत ही सातिर, चालाक, होशियार हसीनाएं पड़ी हुई हैं। तुम्हें नहीं पता कि इनके दिमाग में और इनके दिल में क्या चल रहा है, ये कब किसके साथ हैं और कब किसकी हो जाएं, ये किसी को नहीं पता होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी सातिर हसीनाओं से, ऐसी कातिल हसीनाओं से अपने आप को बचा कर रखिए। यदि किसी प्रेम संबंध में है तो अपनी सारी इंद्रियां जो है वो खोल कर रखिए, ताकि कुछ भी अनहोनी होने को हो तो उसका संकेत आपको पहले ही मिल जाए। तो थोड़ा दिमाग और दिल दोनों से काम लीजिए। इश्क और मोहब्बत के मामले में अक्सर इंसान दिल की सुनता है, लेकिन थोड़ा अगर आप दिमाग की भी सुने तो कहीं ना कहीं आप सही सलामत बने रहेंगे। तो कैसी लगी आपको ये जुर्म की एक खूनी कहानी? इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। यदि मुझसे कोई गलती हुई है कहानी सुनाने में तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी मैंने तो यही देखा है कि ये प्यार, इसकी मोहब्बत और फिर ये बेवफाई जो है, ये लोगों को कत्ल करने पे ही मजबूर क्यों कर देती है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। कत्ल करते हैं, फिर उसके बाद में लाश को छुपाने की कोशिश करते हैं और इनको ये लगता है कि कानून के लंबे हाथ इन तक नहीं पहुंचेंगे। आए दिन न जाने कितने पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़ में, ऐसे यूट्यूब पर कई ऐसी सारी कहानियां हैं। इनको सुन के और पढ़ के ये साफ तो पता चलता है कि कितनी भी होशियारी से कत्ल क्यों ना किया गया हो, लेकिन पुलिस और कानून के लंबे हाथ जो हैं कातिलों तक ज़रूर पहुंच जाते हैं।
तो ये लोग भी इस समाज में रहते हैं, क्या वो ये ऐसे किस्से कहानियाँ ये सारी चीज़ें नहीं सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो फिर उनको समझ में क्यों नहीं आता है कि अगर वो ऐसी किसी खूनी वारदात को अगर अंजाम देंगे तो एक ना एक दिन वो भी पकड़े जाएंगे। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ऐसी समाज में रहते हुए भी वो ऐसे ही कारनामे करने की सोचते हैं जिनसे बचना मुश्किल होता है। तो ये अपनी अपनी लोगों की मानसिकता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। फ़िलहाल में मेरा तो आपसे सुझाव यही है कि अगर प्यार इश्क मोहब्बत करते हो तो सोच समझ के कीजिएगा और ऐसी सातिर और कातिल हसीनाओं से उचित दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो कोई ना कोई हादसा आपके साथ ज़रूर हो सकता है। मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।